तो चलिए आइए, एक सवाल है सिरोपरी लाइन का, उस सवाल को सॉल्व करते हैं जो पेपर में आपके बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसमें क्वेश्चन में दिया है एक 300 मीटर लंबी सिरोपरी लाइन 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज स्थापित की जानी है, जिसकी मध्यमान जो पार्ट है, स्पान है, वो 50 मीटर है। इसे पूरे कार्य में इस पूरे कार्य में लगने वाली सामग्री का मूल्यांकन कीजिए और टर्मिनल पोल को भी बनाइए। तो देखिए, ये कहने का मतलब ये है कि आप क्या है कि अपने घर से, कि एक सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं कि यदि आपका घर एक गांव में पड़ता है, ठीक है, पर आपके घर तक लाइट नहीं है, आपके घर तक लाइट नहीं है, लाइन की व्यवस्था नहीं की गई है। तो अब लाइन की व्यवस्था करनी है, तो उस कंडीशन में क्या है कि जहाँ पर लाइन उपलब्ध है वहाँ से लेकर के आपके यहाँ पर लाइन उपलब्ध है और यहाँ आपका घर है, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी, यानी लाइन जहाँ उपलब्ध है और जहाँ आपका घर है उसके बीच की दूरी ये 300 मीटर है। बात समझ आई? और आपको कितना लाइन चाहिए? यहाँ पर जो लाइन है वो 400 वोल्ट की लाइन है आपके पास, लेकिन वो लाइन आपको चाह रहा है कि यहाँ पर आपके पास 400 वोल्ट की सप्लाई मिल जाए 3 फेज। तो ये इतनी लाइन आपको चाहिए। तो यहाँ से जो जहाँ पर ये हमारे लाइन है, यहाँ से आपके घर तक लाइन लाने में जो सामान लगता है, सारे सामान का मूल्य और टर्मिनल पोल के बारे में बताना है। ठीक है, और देखिए 300 मीटर लंबा हम कोई तार खींच नहीं सकते हैं, बीच में हमको इसके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसके सपोर्ट की ज़रूरत बीच बीच में पड़ेगी। तो सपोर्ट यानी बीच बीच में जो सपोर्ट पड़ेंगे, यहाँ पर सपोर्ट डालेंगे यहाँ पर, तो ये दो पोल है, मान लो ये पोल और ये पोल जो डाल दिए, तो इसके बीच में एक कंडक्टर जो होता है ना, बीच का जो स्पान होता है ना, जगह होता है ना, ये दूरी जो होती है इसी को हम स्पान कहते हैं। ये जो दोनों पोलों के बीच की जो दूरी होती है इसी को हम क्या कहते हैं? स्पान कहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पान है, दो पोलों के बीच का जो स्पान है वो 50 मीटर है। कितना मीटर है? 50 मीटर है। क्लियर बात में आई? तो आपको क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सवाल को सॉल्व करते समय हम लोग एक अनुमान लगाएंगे कि हम इस हिसाब से काम करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो एक वही जो अनुमान लगाते हैं वही पूर्वानुमान है। तो हम लोग सबसे पहले पूर्वानुमान लिखेंगे हल करते समय इसको। तो देखिए, पूर्वानुमान करते समय क्या करेंगे? सबसे पहले क्या है, लाइन आधार 11 मीटर, जो पोल हम यूज करेंगे, ठीक ना, लाइन हम 300 मीटर दूरी से जो अपने घर तक ला रहे हैं उसमें हम कितना 11 मीटर का पोल लंबा 11 मीटर का लंबा पोल यूज करेंगे। और वो भी कैसा पोल रहेगा? पीसीसी रहेगा, आरसीसी रहेगा, ट्यूबुलर पोल रहेगा, लकड़ी का पोल रहेगा। कैसा पोल रहेगा? तो वो हम लोग क्या करेंगे? नालीदार पोल ट्यूबुलर पोल हम लोग यूज करेंगे। नालीदार पोल ट्यूबुलर पोल यूज करेंगे। क्लियर बात में आई? तो 11 मीटर का ट्यूबुलर पोल हमको यूज करेंगे। ये हम लोग पूर्वानुमान में अनुमान लगा लिए कि हम लोग इसी को यूज करेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या है, फेज, जो इसमें फेज तार होती है, जो फेज वायर है वो कितना का रहेगा, कितना मोटा हम लोग फेज तार को लेके जाए, जो फेज वायर है वह इतना मोटा रहे या इतना मोटा रहे या इतना मोटा रहे, कितना मोटा हम लोग यूज करें उसी के लिए है बातें की गई है। भाई 400 वोल्ट की लाइन चाहिए, तो 400 वोल्ट की लाइन के लिए हम लोग जो क्या करते हैं, जो फेज वायर होती है, फेज वायर जो यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक अनुमान लगा रहे हैं कि हम लोग इसी को यूज करेंगे। तो हम लोग किसको यूज करेंगे? देखिए, इसके अलावा और भी कंडक्टर आते हैं मार्केट में उपलब्ध हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम जो सवाल सॉल्व कर रहे हैं उसमें हम लोग इस कंडक्टर के बारे में चर्चा किए हैं। ठीक है, यदि आपको कोई दूसरा कंडक्टर, यदि आपको मन करता है लगाने का तो दूसरा कंडक्टर भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कंडक्टर लगाइएगा जिसमें आपका जो लाइन है आपके घर तक लाने में वो सस्ता पड़े, वो सिस्टम आपके लिए सस्ता पड़े, बहुत महंगा ना पड़ जाए। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं टीडी में पढ़े होंगे, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में, कि जो कंडक्टर होता है वो सबसे अधिक पैसा बढ़ाने का काम करता है।
यदि कंडक्टर की हम क्या कर दें कि सस्ता प्रयोग कर ले तो हमारा बचत हो जाती है। जैसे कि कापर का कंडक्टर प्रयोग करना चाहिए, लेकिन हम एल्युमिनियम कंडक्टर प्रयोग करते हैं। क्यों? कापर बहुत महंगा मिलता है, कापर का यूज करेंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, जितना का आप मतलब लाइन यूज नहीं करेंगे उतना का तो आपको कंडक्टर लगाना पड़ जाएगा। इसलिए सस्ता से सस्ता जो हो सके वो अच्छा, सस्ते में अच्छा हो सके उसी को लगाना चाहिए। तो हम लोग किसको लगाएंगे? हम लोग देखिए जो यहाँ पर होगा 7 कोर 3.5 अच्छा 3.1 mm AAC मतलब आल एल्युमिनियम कंडक्टर। आल मतलब AAC मतलब होता है आल एल्युमिनियम कंडक्टर यूज करेंगे, मतलब उसमें पूरा टोटल एल्युमिनियम रहेगा। ठीक ना? जैसे कि ये देखिए एक प्रकार का स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है। स्टैंडर्ड कंडक्टर मतलब क्या? एक बीच में जो पहले होता था कि मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि यहाँ पर स्टील का यूज करते थे, पर इसमें स्टील का यूज नहीं करेंगे, इसमें एल्युमिनियम का ही यूज करेंगे। और इसके किनारे किनारे हम क्या दूसरा कंडक्टर यूज करेंगे। ठीक है ना? तो इस प्रकार से कुल कितने कंडक्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6 और बीच वाला एक 7। तो यही कहा गया है कि ये देखिए 7 कोर कहा ना यहाँ पर, यहाँ देखिए ये 7 कोर कहा है और 3.10 मतलब जो ये कंडक्टर था इसके किनारे किनारे जो सब था ये सब, ये किनारे किनारे ये कंडक्टर हो गया। ठीक है ना? एक कंडक्टर हो गया। तो एक कंडक्टर की जो डाया है ये मोटाई है, ये मोटाई ही दिखा रहा है ये, मतलब 3.10 का जो mm है, इतने साइज के कंडक्टर को एक बंडल के रूप में 7 कोर का यानी 7 कंडक्टर को लेकर के एक बंडल बना दिया जाए तो उस कंडक्टर का नाम हो जाएगा AAC मतलब 7/3.10 mm AAC कंडक्टर। ठीक है, ये ऑलरेडी आप लोग को TD में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें बहुत अधिक चर्चा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए चलते आगे। तो आपको मिला के पता चल गया आपको कि हमको एक मतलब कंडक्टर भी चाहिए, मतलब आपके घर तक लाइन लाने के लिए कंडक्टर भी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये देखा जाए तो उदासीन तार भी चाहिए। उदासीन तार का मतलब न्यूट्रल तार। तो न्यूट्रल तार कितना का चाहिए? मतलब 3 कोर का चाहिए। न्यूट्रल तार 3 कोर का चाहिए, लेकिन वो 8 mm मोटा होना चाहिए। मतलब 3 तार ही हो, 1 2 और ये 3 तार हो, 3 तार हो पर 8 mm का, मतलब इसकी जो डाया है वो कितना हो? 8 mm हो। इसकी भी डाया 8 mm, इसकी भी डाया 8 mm। क्लियर बात में आई? तो ये बातें कहने का मतलब यहाँ पर है। ठीक है, तो अब मतलब ये तो आपको जो पढ़ाया गया होगा तो बताया गया होगा कि देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए हम लोग से इतना मतलब है कि फेज तार भी चाहिए AAC, उदासीन भी तार चाहिए AAC। ठीक है, और इसके बाद लाइन का प्रथम और अंतिम पोल जो होगा वो हम किसको रखेंगे? टर्मिनल पोल रखेंगे। प्रथम पोल और अंतिम पोल मतलब देखिए ये यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर लाइन था, यहाँ से लाइन था, तो लाइन से हम इस पोल पर लाएंगे तो ये इसको हम टर्मिनल पोल बनाएंगे। इसको क्या बनाएंगे? हम टर्मिनल पोल बनाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर लगेगा, फिर एक यहाँ पर लगेगा, फिर एक यहाँ पर जो भी है, ठीक ठीक डाटा जितना भी लगेगा, फिर लास्ट में जा करके फिर एक पोल लगेगा। तो ये प्रथम पोल हुआ, ये प्रथम पोल हुआ और ये अंतिम पोल हुआ। तो प्रथम पोल और अंतिम पोल टर्मिनल पोल होंगे। प्रथम पोल और अंतिम पोल क्या होंगे? टर्मिनल पोल। मतलब यहाँ से जो हम लाइन लेंगे ये यहाँ पर टर्मिनल का काम करेगा, और यहाँ पर जो लाइन लेंगे हम मतलब हमारे घर तक आया ये हमारा पर टर्मिनल पोल होगा। ठीक है, ये बात कही गई है। तो देखिए ये हम पूर्वानुमान मान रहे हैं, पहले से हम ये सब मान के चल रहे हैं कि हम प्रथम पोल को और अंतिम पोल को टर्मिनल पोल बनाएंगे। हाँ, क्योंकि प्रथम पोल के पास में जो भी आदमी आता है उसको वो भी यूज कर ले, लास्ट में जो आता है वो भी यूज कर ले। बीच वाले में आपके क्या है? खुला आसमान है, कोई वहाँ पर रहता नहीं है, खुला हुआ आसमान है, वहाँ पर कोई रहता नहीं है। ठीक है, तो प्रथम पोल पर आप लगा देंगे तो वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा करके स्टेप डाउन करके अपना जो भी सब है यूज कर सकते हैं। और फिर अपने पास जो है वहाँ भी ट्रांसफार्मर लगा करके स्टेप डाउन करके 400 वोल्ट तक का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? और देखिए जब भी लाइन आती है तो आपके यहाँ 3 फेज लाइन आती है।
ठीक है। तो भाई 400 वोल्ट ही आपके यहाँ यदि भेजा जाए तो आप लोग को इसका यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब कम वोल्टेज हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप तो हो जाएगा ना, इसलिए 11 kV की लाइन भेजी जाती है, वहाँ पर आपके पास ट्रांसफार्मर लगा दी जाती है, ठीक है। क्लियर बस में। और इसके बाद देखिए पांचवा हम आपके पास है, प्रत्येक पोल जो होंगे गली प्रकाश व्यवस्था के लिए भी उपलब्ध होंगे। मतलब प्रत्येक पोल पर गली प्रकाश व्यवस्था भी उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब ये एलटी पोल के लिए ही बात की जा रही है। प्रथम पोल पर ही आपका सब कुछ जो है टर्मिनल पोल बना दिया गया, यहाँ पर ही ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है, आपके घर तक 400 वोल्ट ही भेजी जा रही है। मतलब इसका कहने मतलब ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ ट्रांसफार्मर लगा करके टर्मिनल पोल लगा करके और यहाँ से ही आपको भेजी जा रही लाइन, या तो यहाँ पर जो लाइन थी यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगी थी, यहाँ से लाया गया यहाँ पर, और यहाँ के बाद आपको पूरा यहाँ तक 400 kVA की 400 वोल्ट की ही लाइन भेजी जा रही है, ठीक है। तो 400 वोल्ट की लाइन भेजी जा रही है, तो इस कंडीशन में बात समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जब बात समझने की कोशिश करिएगा तो यहाँ प्रत्येक पोल गली प्रकाश व्यवस्था देनी है। तो मतलब एक पोल यहाँ पर, एक पोल यहाँ पर, एक पोल यहाँ पर, एक पोल यहाँ पर, जो भी पोल है तो यहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट लगानी है, यहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट लगानी है, यहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट लगानी है, यहाँ पर लगानी है। तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट है लगानी है, तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, एक आपके लिए फेस वायर भी होना चाहिए, और मतलब फेस वायर तो होगा ही, वहाँ पर एक न्यूट्रल वायर भी होना चाहिए, जिससे कि आप एक बल्ब को यहाँ पर जोड़ सकें, ठीक है ना। क्लियर बात में आई। तो यहाँ भी वही काम यहाँ पर, यानी इसके साथ साथ न्यूट्रल वायर भी जाएगा, जो उदासीन तार था अभी ऊपर लिखे थे ना, वो उदासीन तार भी जाएगा, ये बातें कही गई है। और इसके बाद ये देखिए क्या कही गई है, इसलिए 3 फेज 5 वायर सिस्टम यूज करेंगे हम, 3 फेज 5 वायर सिस्टम यूज करेंगे, ठीक है। अभी आगे हम समझाएंगे, ठीक है। और अगली पॉइंट कही गई है, लाइन का हर चौथा पोल अर्थिंग करेंगे, लाइन के हर पोल को हम क्या करेंगे, अर्थिंग करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान समझिएगा कि अर्थिंग रियल में कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर जो होता है लाइन 1 किलोमीटर, यहाँ से लाइन शुरू हो रहा है और यहाँ तक आने में 1 किलोमीटर की दूरी है, 1 किलोमीटर की दूरी है। तो उस कंडीशन में मतलब इसका 3 बार अर्थिंग की जाए, मतलब ये लाइन पूरी है, इस लाइन की 3 बार अर्थिंग होनी चाहिए। एक बार यहाँ अर्थिंग होनी चाहिए और एक बार यहाँ अर्थिंग होनी चाहिए, तो बीच में एक बार होनी चाहिए, ये यहाँ पर ऐसे होनी चाहिए, 3 बार अर्थिंग होनी चाहिए। कोई भी लाइन हो, यदि 1 किलोमीटर तक की लाइन है तो कम से कम उसकी 3 बार अर्थिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, कम से कम 3 बार, अधिक से अधिक आप जितना मन करे उतना करते रहिए, ठीक है। आपके पास बहुत पैसा है, आप जितना पोल है सबका करते रहिए, हज़ारों पोल लगाए हैं, हज़ारों पोल का करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट जो नियमता है, जो नियम है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार 1 किलोमीटर में कम से कम 3 बार हमको मतलब लाइन की अर्थिंग करनी पड़ती है। हर पोल की मतलब नहीं कर सकते हैं, पर मतलब जो पूरी लाइन है उस लाइन को हम क्या 3 बार करने के लिए एक लास्ट कर दे, एक स्टार्टिंग कर दे, एक जो बीच में जो आता है उसको कर दे, ठीक है। ये होती है बातें। अब देखिए लास्ट बातें लिखी गई है, लाइन क्या है, एक सीधी रेखा में है, लाइन क्या है, एक सीधी रेखा में है, ठीक है ना। मतलब ये लाइन ऐसे सीधी गई है, ये नहीं कि लाइन ऐसे गई है फिर ऐसे मुड़ी है, ऐसे आई है, ठीक है ना। ऐसा कोई बात नहीं है, लाइन एक सीधी रेखा में है, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। यही बातें हैं, इसी को कहते हैं पूर्वानुमान। पूर्वानुमान तो आपको समझ में आया होगा, जो हम पहले से अनुमान लगा लें उसी को पूर्वानुमान कहते हैं। और ये पूर्वानुमान कैसे करते हैं आपको ये बातें क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है ना। और क्या क्या लिखना पड़ता है इसमें बातें आप लोग देख चुके होंगे। सबसे पहले भाई पोल कौन सा यूज करेंगे, कंडक्टर कौन सा यूज करेंगे, किस पोल को टर्मिनल पोल बनाएंगे, और भाई उसमें हर पोल पर प्रकाश व्यवस्था करना है कि नहीं करना है उसके बारे में लिखेंगे। और भाई अर्थिंग किस किस पोल पर करेंगे वो मतलब उस बातों को लिख दीजिएगा। जैसे 4 मतलब क्या हर तीसरे पोल को अर्थिंग करना है तो लिखिएगा हर तीसरे पोल को अर्थिंग करेंगे, हर चौथे पोल करना है तो लिखिएगा हर चौथे पोल को करेंगे हम, ठीक है।
और फिर क्या करेंगे, ये लाइन सीधी रेखा में करनी है क्या टेढ़ी मेढ़ी रेखा में करनी है। तो भाई सवाल का सॉल्व करना है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो करना नहीं चाहेंगे आप, तो सीधी लिखिएगा कि आप ये जो हम जो लाइन लगाएंगे एक सीधी रेखा में लगाएंगे। ठीक है, यही बातें हैं। अब देखिए सवाल को हल करते हैं आगे। सवाल को हल करते समय देखिए हम सबसे पहले निकालेंगे लाइन की स्पान, जो लाइन की स्पानों की संख्या, कितने लाइन की स्पान आ रही है। जैसे कि यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे एक पोल है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये हमारी स्टार्टिंग पोल हो गई, ये हमारी लास्ट पोल हो गई। तो बीच में भी बहुत से पोल होंगे, बहुत से पोल होंगे। तो इन सभी पोलों के मतलब इस पोल और इस पोल के बीच में ये होता है स्पान। तो मतलब स्पानों की संख्या 1 स्पान, 2 स्पान, 3 स्पान, 4 स्पान, ये हुआ ना। तो इसी को कहते हैं स्पानों की संख्या। तो यही निकाला जा रहा है, ये है आपका स्पानों की संख्या, बात में है ना। तो उसमें कैसे निकालते हैं, कुल दूरी बटे के एक स्पान जो होता है, मतलब आप इसको बात में ना, इस पोल और इस पोल के बीच की दूरी कितनी है, ठीक ना। तो वही है, तो कितना थी दोनों पोल के बीच की दूरी, ये आपको समझ में आएगा 50 था। और कुल दूरी कितनी थी, 300 मीटर की दूरी थी। तो 50 से भागा करेंगे इसमें तो 6 आएगा, 6 आ गया। तो ये स्पानों की संख्या पता चल गई। अब पोलों की संख्या कितनी होगी, तो पोलों की संख्या निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है, जो लाइन पार्ट है यानी जो स्पानों की संख्या आई है वो +1, मतलब ये और +1, मतलब देखिए जो लाइन पार्ट आया है, लाइन के ये 6 आया है, तो ये 6 हो गया, +1 जोड़ दिए तो हमारी पोलों की संख्या पता हो गई। तुम्हारी क्या पता चल गई, पोलों की संख्या। ठीक है, ये हमारी पोलों की संख्या पता हो गई। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है आपको, देखिए ये लाइन का एक सीधी रेखा में जो है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर पोलों की संख्या 7 आया था। तो 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल, 5 पोल, 6 पोल, 7 पोल लगा दिए हम लोग। तो भाई देखिए टर्मिनल पोल है, तो यहाँ पर एक स्टे लगाना पड़ेगा, जिससे कि ये पोल इधर की तरफ झुक ना जाए। जैसे कि ये पोल है तो ये खड़ा रहे, ये भाई प्रेशर पाने के बाद ये इधर ऐसे झुक ना जाए, ठीक ना। तो इसलिए इसको खींच के रखते हैं। तो इधर से दोनों खींच के रखेंगे, तो यही दिखाया गया है कि ये इधर एक हम लगा देंगे कि इधर लगा देंगे, जिससे कि ये पोल इधर न जाने पाए, पास में ना। तो इसलिए हम यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर एक स्टे यहाँ लगाएंगे, भाई टर्मिनल पोल रहेंगे उसी पर लगाएंगे हम। ये टर्मिनल पोल यहाँ पर लगाएंगे, ये टर्मिनल यहाँ पर लगाएंगे। और देखिए भाई ये लाइन मुड़ नहीं रही है, ये लाइन यहाँ पर मान लो ऐसे मुड़ी होती तो यहाँ पर जो पोल लगाते एक स्टे यहाँ भी लगानी पड़ती। तो इसलिए हम कह दिए थे ये सीधी रेखा में रहेगी, जिससे बीच में स्टे लगाने की समस्या न रहे। ठीक है, तो ये इतनी बात तो समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए ध्यान से, ये आपको 7 पोल था, 7 पोल का आप लगा दिए। हर देखिए हर मतलब एक पहले पोल का अर्थिंग कर दिए और एक लास्ट पोल की अर्थिंग कर दिए, और बीच में देखिए चौथा पोल मतलब कितना 1 2 3 4, ये चौथा पोल की देखिए फिर अर्थिंग कर दिए। यही ना आप पूर्वानुमान में लिखे थे आप, ठीक है। पूर्वानुमान में आप देख सकते हैं, पूर्वानुमान में तो देखिए चौथे पोल की अर्थिंग होगी। कितने पोल की अर्थिंग होगी, ये देखिए चौथे पोल की अर्थिंग होगी, क्लियर ना। तो ये है, तो आप अपने हिसाब से मान लीजिएगा, लेकिन कुल मिलाकर के लाइन की मिनिमम 3 बार अर्थिंग जरूर करनी है, ये ध्यान दीजिएगा। बस हम यही आपसे कहना चाहते हैं। तो ये चौथा पोल कर दिए 1 2 3, देखिए लास्ट में तो 3 मतलब 1 2 3 4, और यहाँ फिर चौथा पोल हो गया, यानी बीचों बीच अर्थिंग कर दी है। तो अभी मैं पहले ऊपर ही समझाया था। तो देखिए आगे ध्यान से, ठीक है, आगे समझने की कोशिश करते हैं कि टर्मिनल पोल का चित्र जो होता है, टर्मिनल पोल का चित्र देख लेते हैं। टर्मिनल पोल देखिए, ये आपका टर्मिनल पोल है, टर्मिनल पोल को समझने की कोशिश करिए। ये देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा ये बातें कि देखिए यहाँ पर ये आपका पोल है, सीधी सीधी ये आपको दिख रहा होगा, ये पोल है। और ये ऊपर की जो लाइन है, ये ऊपर की जो लाइन दिख रही होगी, ये लाइन जो हमारी है अर्थिंग की लाइन है। ये आर फेस की, आर फिर वाई भी, 3 फेस हो गया। इसके बाद देखिए ये फेस वायर है जो स्ट्रीट लाइट के लिए हम यूज करेंगे।
और ये सबसे नीचे वाला होता है न्यूट्रल लाइन। तो देखिए ये हमारी व्यवस्था होती है लाइन को, जो एलटी लाइन होती है उस लाइन को पहुंचाने की। सबसे ऊपर जो करते हैं अर्थिंग, अर्थिंग को सबसे ऊपर करते हैं, ये सबसे विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद आर जो होती है फेस होती है, RYB फेस हो गई। और फिर उसके बाद सबसे नीचे होती है स्ट्रीट लाइट और फिर होती है न्यूट्रल। सबसे नीचे हम जो लाइन होती है उस लाइन को कहते हैं न्यूट्रल लाइन, उससे जो ऊपर होती है उससे कहते हैं हम स्ट्रीट लाइट, और जो ऊपर की सबसे ऊपर की लाइन होती है ये वाली लाइन उसे हम कहते हैं अर्थिंग लाइन। जो बीच में 3 लाइन बचती है उसको कहते हैं फेस की लाइन, ठीक ना, RYB। क्लियर बात समझ आई। तो ये RYB जो हमारी हो गई मेन लाइन होती है। तो ध्यान समझिएगा, ये स्ट्रीट लाइट होती है, ये प्रकाश व्यवस्था के लिए होती है। जैसे कि ये नीचे रखते हैं इसलिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमको बल्ब लगाना है इसी पोल पर, तो क्या करेंगे, इस बल्ब को एक न्यूट्रल से और एक फेस से, यानी स्ट्रीट लाइट वाले फेस से हम जोड़ देंगे जिससे कि ये बल्ब जलने लगे। और फिर दिन में क्या करेंगे, स्ट्रीट लाइट का एक जगह कहीं ना कहीं हमारा कटआउट लगा देते हैं। तो यहाँ से हम लाइन को कट करेंगे तो पूरी स्ट्रीट लाइट एक साथ बंद हो जाएगी, पूरी स्ट्रीट लाइट एक साथ बंद हो जाएगी दिन के समय। तो इसलिए हम ऐसी व्यवस्था करके रखते हैं कि मतलब एक फेस को पोल के साथ ही सीधे सीधे लेके चले जाते हैं। तो यही है हमारी ये सीधे सीधे लाइन, ठीक है। और ये न्यूट्रल लाइन सबसे नीचे रखते हैं, ठीक है, ये सबसे नीचे हो गया और ये हमारा फेस हो गया। तो मतलब स्ट्रीट लाइट दोनों को लटका दिए, ये बल्ब जलने लगेगा यहाँ पर, क्लियर है ना। इसी को स्ट्रीट लाइट कहते हैं, ठीक है, इसी को गली प्रकाश व्यवस्था कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बात समझ आई। तो ये देखिए यहाँ पर गली प्रकाश व्यवस्था के लिए स्ट्रीट लाइट की जरूरत पड़ेगी। यदि मान लीजिए कि आपको स्ट्रीट लाइट की जरूरत नहीं पड़े है तो आप पान तार सिस्टम यूज नहीं करेंगे, तब ये गली प्रकाश व्यवस्था वाला जो लाइट है इसको आप काट देंगे। तो बस क्या होगा, अर्थिंग होगी, R होगी, Y होगी, B होगी और न्यूट्रल होगी। बस इतना बात तक हम लोग काम करेंगे, ठीक ना। यदि गली प्रकाश व्यवस्था नहीं करनी है तब, यदि सपोज करिए कि आपको केवल 3 फेस ही लेके जाना है तो उस कंडीशन में हम लोग देखिए ये बस केवल 4 सिस्टम हम लोग यूज करेंगे। हम लोग कितने सिस्टम यूज करेंगे, 4 सिस्टम, RYB और प्लस अर्थिंग। हर पोल की भाई अर्थिंग की आवश्यकता होती है और प्लस आकाशीय बिजली से बचाने के लिए भी अर्थिंग की आवश्यकता होती है। इसलिए अर्थिंग को हम सबसे ऊपर रख करके लेके जाते हैं। आप देखे होंगे ट्रांसमिशन लाइनों में, यह ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, ट्रांसमिशन लाइन में जो आप देखे होंगे सबसे ऊपर की जो लाइन होती है ना, यहाँ पर ये फेस हो गया, यहाँ पे आप जाएगा फेस जो आएगा, लेकिन सबसे ऊपर की लाइन जो होती है वो लाइन होती है अर्थिंग की लाइन, ठीक है ना। ये जो होती है अर्थिंग की लाइन होती है, ये अर्थिंग होती है। तो देखिए इसमें भी सबसे ऊपर की लाइन दिखाई गई है, वो अर्थिंग की लाइन है, ठीक है। अब देखिए इसे क्या कहते हैं आप समझेंगे। इसे देखिए क्या होता है कि इसे हम कहते हैं, देखिए यहाँ पर रील इंसुलेटर लगा है, यहाँ भी रील इंसुलेटर लगेगा। और इसे कहते हैं, जो ये होता है ये लूप गार्ड होता है। ये क्या होता है, इसे हम लूप गार्ड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, याद करिएगा, बहुत लोग आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम लूप गार्ड कहते हैं। ये लूप गार्ड क्या होता है, जैसे कि आपकी R फेस टूट गई, R फेस की लाइन कहीं से टूट गई तो क्या होगा, ये लूप गार्ड में आकर के टच हो जाएगा। जब ये टच होगा तो ये मतलब ये नीचे गिरने से बचेगा। ये जस्ट अभी देखिए 1 मिनट, जैसे R फेज यहाँ से टूटा तो टूटने के बाद ये नीचे की तरफ ही गिरेगा। जब गिरेगा तो ये इसी में अटक जाएगा। इसी में क्या होगा, न्यूट्रल से शॉर्ट सर्किट होके अटक जाएगा। जब ये न्यूट्रल से शॉर्ट सर्किट होके अटकेगा, मान लीजिए कि किसी फेस पे तो नहीं सटा, पर वो नीचे से डायरेक्ट नीचे न्यूट्रल पे तो आगे सटेगा ही सटेगा। तो अब बताइए, न्यूट्रल और फेस के बीच में एक रिले लगा होता है जिससे जो क्या का सर्किट ट्रिप कर जाएगा और सर्किट ट्रिप करेगा। और जो मतलब ये नीचे गिरने से पहले ही सर्किट ट्रिप कर गया, और जब नीचे गिरेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ और ये न्यूट्रल भी टूट करके नीचे गिर गया, तो उस कंडीशन में नीचे आने से पहले ही सर्किट ब्रेक कर जाएगी। जब सर्किट ब्रेक कर जाएगा तो नीचे कोई यदि आदमी है यहाँ पर तो उससे शॉक लगने से बच सकता है, वो मतलब उसे शॉक नहीं लगेगा। नहीं तो किसी के ऊपर लाइट गिर जाए तो लाइव लाइन, तो भाई तकलीफ तो होगी ही, बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए ये हम लूप रिंग का प्रयोग करते हैं जिससे कि हमारा ये जो तार है वो नीचे न गिरने पाए, ठीक है। इसलिए हम लोग यूज करते हैं।
अब देखिए इसमें ये रील का यूज करते हैं, रील इंसुलेटर का इसलिए यूज करते हैं कि जिससे अर्थिंग और न्यूट्रल एक में शॉर्ट सर्किट न होने पाए, ठीक है ना, एक में शॉर्ट सर्किट न होने पाए, जिससे कि हम अर्थिंग में भी लाइन धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं फिर अर्थ फाल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग रील इंसुलेटर यूज करते हैं। ये देखिए कैसा होता है, ये इस प्रकार का होता है, ये इस प्रकार का, इसके अंदर पूरा होल होता है। तो ये जो तार है, ये तार इसके अंदर डाल देते हैं पूरा, ठीक है। और देखिए जो गार्ड रिंग है, जो ये हमारा जो लूप रिंग है, लूप रिंग देखिए यहाँ से बांध करके यहाँ से ऐसे और ऐसे लेकर चले जाते हैं, ये ऐसे और ऐसे लेकर के ये चले गए, फिर यहाँ ले आकर के फिर यहाँ बांध देंगे, ठीक है। तो ये बातें हैं, क्लियर बात है ना। जैसे कि मतलब ये और ये, जिससे कि हमारा ये और ये शॉर्ट सर्किट ना हो पाए, क्लियर बात में आई। अब देखिए जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। जो अर्थिंग की डिस्टेंस होती है वह 280 mm की होती है, अर्थिंग और फेस की डिस्टेंस, और सभी फेसों के बीच का 280, मतलब ये जो डिस्टेंस रखते हैं सब में बराबर रखते हैं, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। और कितना रखते हैं, 280 mm रखते हैं, ये बात ध्यान समझिएगा, ठीक है। और देखिए ये अब आते हैं पोल पर आते हैं। पोल के बाद क्या होता है कि ये हमारा ऊपर का जो होता है पोल कैप होता है, जिससे कि आकाशीय बिजली गिरे तो उस पर मतलब यह इस पर आकर टच हो जाए। और ये क्या होता है, ये अर्थिंग सेट से कनेक्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पर आई बोल्ट जो है, यहाँ पर आई बोल्ट जो होती है अर्थिंग को बांधने के लिए होती है, कि अर्थिंग को इसी में लिया करके बांध देंगे। देखिए इसकी जो आकार होती है ये इस प्रकार करके ऐसे होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर नट बोल्ट होता है, ये नट बोल्ट, और यहाँ पर ये पोल होता है, तो पोल में डाल करके ये नट बोल्ट से कस देते हैं, और जो अर्थिंग लाएंगे तो अर्थिंग को इसी में हम बांध देंगे, ठीक है। ऐसी व्यवस्था होती है आई बोल्ट की। तो देखिए यहाँ से आई के आकार का बनती है ना, ये आई आकार का बन रहा है, इसलिए इसको आई बोल्ट कहते हैं। और देखिए, और यहाँ पर देख रहे होंगे अब ये डी आकार की बन रही है, ये डी आकार की बन रही है ना। तो ये क्या है, ये क्लैंप है, ये क्या है, क्लैंप है, यानी इसकी आकार देखिए ऐसे होती है, और इसी में यहाँ पर होल होती है, यहाँ पर होल होती है, और तो यहाँ पर बीच में इंसुलेटर लिया करके, इंसुलेटर रख करके, इसी इंसुलेटर में भी होल होता है, तो लिया करके इसको ऐसे और यहाँ पर ऐसे हम नट बोल्ट से कस देते हैं। तो ये देखिए इसकी आकृति क्या डी आकार के बन रही है, इसकी आकृति डी आकार के बन रही है, इसलिए इस क्लैंप को कहते हैं डी क्लैंप। इस क्लैंप को क्या कहते हैं, डी क्लैंप। तो ये देखिए डी क्लैंप है, ये डी क्लैंप है, ये डी क्लैंप है, ये डी क्लैंप है, और इसके अंदर ये इंसुलेटर रखा है जो है, इसे कहते हैं साइकिल इंसुलेटर। इसे क्या कहते हैं हम, साइकिल इंसुलेटर। बात समझ नहीं। तो ये हमारा इंड पोल पर हम लोग यूज करते हैं, इंड पोल पर हम लोग यूज करते हैं, या तो दिशा मोड़ना होता है कहीं तो वहाँ पर इसका यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया साइकिल इंसुलेटर, क्लियर बात समझ आई। तो हर पोल पर हम लोग साइकिल इंसुलेटर ही यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हमारा ये पोल हो गया, ये पोल हो गया, ठीक है ना। पोल के बाद क्या होगा, यहाँ पर हम क्या डी क्लैंप लगा दिए हैं, तो डी क्लैंप लगाने के बाद इसी में तार को बांध करके आगे ले जाएंगे, ठीक है ना। इसी में तार बांध कर ले जाएंगे आगे लेके, इसको लेकर प्रोसेस करेंगे जाने की, ठीक है ना। तो ये हम लोग बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, ये डी क्लैंप हो गया, मतलब सभी सामान के नाम, सामान के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये स्टे इंसुलेटर है, यहाँ पर क्या हमारा है, स्टे इंसुलेटर है, ये स्टे इंसुलेटर है। और ये क्या है हमारा, स्टे वायर है, ये क्या है, स्टे वायर है, जिसे हिंदी में कहते हैं टेक वायर, टेक तार, ठीक है। तो 2 टेक तार यहाँ पर लगाए हैं, ठीक है ना। इंड पोल पर हमको 2 टेक तार लगाना है, ठीक है ना। ये पोल है तो ये पोल गिरने न पाए, इसलिए एक इधर तान के रखे, एक इधर तान के रखे, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम लोग लगाते हैं। तो ये स्टे वायर हो गया, स्टे इंसुलेटर हो गया, ये 2 स्टे इंसुलेटर, तो दो यहाँ पे स्टे इंसुलेटर है, तो 2 इस साइड जो पोल होगा वहाँ भी 2 स्टे इंसुलेटर होगा, ठीक है ना। तो सीधे आप या स्टे इंसुलेटर के लिए अलग अलग लिखिए पूरी चीज़ें, या तो आप सीधे कहिए कि स्टे सेट कर दीजिए। जब सामान लिखिएगा तो या तो कहिएगा पूरे स्टे सेट में क्या आएगा, स्टे इंसुलेटर भी आएगा, टेक वायर भी आएगा, और टेक क्लैंप भी आएगा। ये इस प्रकार का जो होता है ना, ये इसमें तार लिया कर बांध कर ले जाते हैं, और यहाँ पे एक तार होता है जो ज़मीन में चला जाता है। तो ये सारे सेट होते हैं, एक ही मिलते हैं, ठीक है ना।
तो इस प्रकार से आपको हम उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये क्लैंप हो गया, ये इंसुलेटर हो गया, और जो इंसुलेटर जिसमें लगा वो क्लैंप हो गया, और ये आई बोल्ट हो गए। ये सारे सारे क्या हो गए, आई बोल्ट, सॉरी ये आई बोल्ट नहीं, ये नट बोल्ट, क्या हमारे यहाँ नट बोल्ट में लगे हैं। ठीक है ना, क्लियर बस भाई। देखिए ये अर्थिंग वायर जो है, अर्थिंग वायर हमारा क्या होगा, ये किलो के हिसाब से मिलता है। यह मतलब ये 8 SWG का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और जो न्यूट्रल वायर है ये हमारा क्या होगा, 3/8 3/8 का हम AC यूज करेंगे। और RYB मतलब RYB और स्ट्रीट लाइट तीनों हम क्या कैसा यूज करेंगे, 7/3.1 का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है ना, इतना का हम कंडक्टर मतलब ये सब हम यूज करेंगे। और पोल जो होगा ये ट्यूबुलर पोल होगा। पोल कैसा होगा, ट्यूबुलर पोल होगा। ठीक है ना, और ये देखिए ज़मीन के अंदर रहता है। यदि 11 मीटर का पोल है तो इसका 1/6 मतलब 1 के, देखिए जो इसका होता है 1/6 भाग जो होता है ज़मीन के अंदर होता है। 1/6 मतलब 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो लमसम 1/80 आएगा। कितना आएगा, 1/80। तो ये ज़मीन के नीचे कितना रहता है, 1/80 रहता है। ठीक है ना, 1/80 रहता है। कुल मिलाकर के कुल लोग कहते हैं कि 1.5 मीटर बहुत होता है, तो 1.5 मीटर इसके नीचे कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम। नहीं तो फिर यदि करना चाहे तो दो या तो आप 1/80 करेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको ये बातें समझ में आ चुकी होगी। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या क्या सामान चाहिए। पोल चाहिए, ठीक है ना, पोल चाहिए, स्टे सेट चाहिए, ठीक है ना, कंडक्टर चाहिए, रील इंसुलेटर चाहिए, और ये क्या है, लूप गार्ड रिंग चाहिए, और क्या है, साइकिल इंसुलेटर चाहिए, डी क्लैंप चाहिए, आई बोल्ट चाहिए। ठीक है ना, आप देखते रहिए, मैं सारी बातें इसी जगह से मैं समझा दे रहा हूँ। हमारा क्या चाहिए फिर, इसके बाद हमारा क्या है, मतलब नट बोल्ट चाहिए, है कि नहीं, नट बोल्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये सारी बातें देखिए, सबसे पहले पोल लिखिए, पोल हो गया। फिर साइकिल इंसुलेटर लिखिए, साइकिल इंसुलेटर, ये साइकिल इंसुलेटर, डी क्लैंप हो गया उसको लगाने के लिए, और स्टे सेट हो गया। ठीक है ना, स्टे सेट हो गया, स्टे क्लैंप हो गया, हाँ स्टे क्लैंप हो गया, ये टोपी हो गई, अर्थिंग वायर हो गई, न्यूट्रल वायर हो गई, ठीक है ना, फेस वायर हो गई, ये सारी बातें। ठीक है, ये सारी बातें हैं। देखिए सामान के बारे में हम लोग चलते हैं तो आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें। सामान को देखते हैं हम लोग, ये सामान को देखिए, ये देखिए सामान के बारे में आप लोग को देख रहे होंगे तो ये आपको दिख रहा होगा। सामग्री का नाम में क्या है, इस्पाती नलीय पोल 11 मीटर का, अभी मैं बताया था। तो कितना चाहिए हमको, कितना चाहिए, ये देखिए ऊपर से हम निकाले थे, कितना चाहिए, 7 चाहिए। कितना चाहिए, 7। ठीक ना, अभी निकाले थे हम। और ये कोई भी सवाल हो, ये जरूरी नहीं है कि 300 मीटर का निकाला हूँ, 1 किलोमीटर आ गया, 2 किलोमीटर आ गया, 3 किलोमीटर आ गया, तो उस समय भी इसी प्रकार से निकालेंगे हम लोग। ठीक है, और उसी प्रकार से निकालेंगे। और यहाँ पर ये देखिए, इसको सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए चक्कर में ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब क्या लिखिएगा कि मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो अर्थिंग जहाँ करनी है उसको बनाइए, फिर डॉट डॉट डॉट, हाँ फिर ये चौथा हो गया, चौथा 8वें में करेंगे तो सीधे लिखिएगा, हाँ ये 7 हो गया, 7 के बाद 8 कर दीजिएगा, तो ये 8 हो गया। ये नंबर क्वांटिंग बीच से कम करते जाइएगा। लास्ट में पूरा मान लीजिए 20 आया है, लास्ट में 20 लिख देंगे। ठीक है, बस ये जिस पोल की अर्थिंग करनी है उसको दिखाते रहिए एक एक गैप करके, बस खत्म काम। अब पूरा बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो चलिएगा, यदि दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं अगला वीडियो अधिक पोल के लिए लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले सामान का नाम ये हमारा हो गया। ठीक है, तो कितने पोल चाहिए, 7 पोल चाहिए। तो एक पोल हमारा 2600 के मिलता है, तो 2600 के हिसाब से तो 7 पोल का निकालेंगे तो 1800, फिर 18,200 रुपया आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद साइकिल उसके ऊपर साइकिल इंसुलेटर लगेगा। साइकिल इंसुलेटर कितना लगेगा, 7688 का लगेगा। मतलब 7688 में 76 क्या होगा उसका, ये डाया होगी, 76 क्या होगी उसकी डाया होगी, 88 जो होगी उसकी हाइट होगी, और इसी के अंदर कंडक्टर को बांधेंगे। ठीक है, ये बातें कही गई है। तो कितना चाहिए आपको भाई बताइएगा। पोल कितना है, 7 पोल है। एक पोल पर कितना लग गया था, गिन लेते हैं फिर से। एक पोल पर कितना लगा था, देख लीजिए, 1 2 3 4 5, एक पोल पर 5 लगा था।
तो 7 पोल पर कितना लगेगा, 7 पोल पर आप लोग बता दीजिए कितना लगेगा। क्लियर, 35, ठीक ना। 7 पोल पर कितना लगेगा, 35, 5 7 के 35, एक पोल पर 5, तो 7 पोल पर पूरा मिलाकर 35 हो गया, ठीक ना। और ये 25 रुपये के हिसाब से यदि हम मान लेते हैं तो कुल कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। ये मूल्य आप अपने अनुसार लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको किताब का मूल्य जरूरी नहीं है कि किताब का मूल्य लिखिए, क्लियर है ना। तो आपको जो समय आएगा आगे पीछे ऊपर नीचे लिख दीजिएगा, क्लियर है ना। लेकिन लिख करके उसका एक गणना करना है, उसको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ के लिखिएगा उसको। और फिर उसके बाद भाई ये साइकिल इंसुलेटर हो गया, तो साइकिल इंसुलेटर होगा, साइकिल क्लैंप, सॉरी जो इसमें आई क्लैंप भी चाहिए, ठीक ना। आई क्लैंप अर्थिंग वायर के लिए चाहता है, ठीक ना, जो अर्थिंग वायर तो आई क्लैंप, तो आई क्लैंप कितना रहेगा, तो आप समझिएगा 5 मतलब क्या है कि एक पोल पर कितना लग रहा था, 5 लग रहा था, एक पोल पर कितना लग रहा था, तो 5 लग रहा था। तो भाई टर्मिनल पोल जो है उस पर, जो टर्मिनल 2 पोल हैं उसको छोड़ दे हम लोग, तो वहाँ पर क्या टर्मिनल पोल पर हम क्या करेंगे टर्मिनल पोल पर हम लोग क्या करेंगे कि टर्मिनल जो पोल रहेगा वहाँ पर ही हम इसको बांध करके रखने की आवश्यकता होती है। नहीं तो क्या करेंगे, हर जगह क्या होगा, जो इंसुलेटर होगा उसी इंसुलेटर के ऊपर से लेके चले जाएंगे। यहाँ पर हमको इंड करना होता है, इसलिए आई क्लैंप लगाते हैं, आई क्लैंप लगाएंगे। तो आई क्लैंप जो होगा यहाँ पर डी क्लैंप लगा करके बांधेंगे, लेकिन और सब में क्या होगा सीधे करके ऐसे, और यहाँ से उसके ऊपर से लेके चले जाते हैं, तो वहाँ पर हमको दिक्कत नहीं होती, बीच बीच में दिक्कत नहीं है। तो लास्ट में हमको तो आई क्लैंप लगा के उसको बांधना पड़ेगा। तो आई क्लैंप लगाएंगे, साइकिल इंसुलेटर जो डी क्लैंप साइड का होता है तो वह 2 हमारा होगा, मतलब लास्ट पोल पर और अंतिम पोल पर, सॉरी लास्ट पोल और प्रथम पोल पर, ठीक है। और बीच में जो 5 पोल बना तो उस 5 पोल पर केवल हमारा आई क्लैंप ही लगा करके तान देंगे, तान मतलब ये आई क्लैंप हो कैसे हो गया, तो इसी के ऊपर से बांध करके ऐसे सीधे लिख चले जाएंगे, ठीक है ना, इस हिसाब से। तो ये बातें आपको समझ में आई होगी कि 5 यहाँ लगेगा, 2 अंतिम पोल मतलब प्रथम पोल पर लग जाएगा, क्लियर है ना। और 68 रुपये के हिसाब से क्लैंप है तो वही 68 रुपये के हिसाब से मिलेगा, ये बात समझ में आ गई होगी। जो डी क्लैंप होगा साइकिल इंसुलेटर के लिए वो उसके बारे में तो क्लियर हो गया होगा। अब कंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यदि कोई चीज़ छूट गया होगा तो आपको उसको लिख लीजिएगा, ये जरूरी नहीं है कि मैं जो लिख दिया हूँ वही है। हम तो इतना बस लिख दिए हैं कि आप लोग जो मतलब मैं जितना लिखवाया हूँ यदि इतना लिख करके आप लोग आ जाएंगे तो पास पक्का हो जाएंगे और अच्छे नंबरों से होंगे। और आपको पूरा मैं जितना लिखा हूँ इतना लिख के आएंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। नहीं मिलेगा तो फिर आप कहिएगा इतना लिख के आइएगा पहले आप, ठीक है ना, क्लियर बात में नहीं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो कंडक्टर हो गई, उसके बाद हम लोग कंडक्टर ही था, ये कंडक्टर देखिए इतना मीटर लगेगा, इतना मीटर कैसे लगेगा समझ लेते हैं। देखिए 4 मतलब जो हमारे कितने तार थे RYB स्ट्रेट लाइट, हाँ तो वही तो हम बताए थे अभी ऊपर ना कि हमारा 7 और 7/3.1 का लगेगा। तो इसलिए 300 मीटर लंबा था तो 4 से गुणा कर देंगे वो प्लस 2% एक्स्ट्रा, तो निकालेंगे तो कितना आएगा 1224, ठीक है। और फिर जो न्यूट्रल वायर थी वो कितना थी, वो एक ही सिंगल बस नीचे वाला जा रहा था, इसलिए वो 300 मीटर लंबा था। तो 300 मीटर लंबा और 2% जो हमारा सैग होता है उसको लेकर के तो 306 मीटर हो गया। और देखिए ये हमारा होता है तो 5.5 रुपये के हिसाब से मांग लिए, इसको 8.5 रुपये के हिसाब से मान लिए, तो जितना उत्तर आया ये मल्टीप्लाई करके लिख दिए हम, ठीक है। अब इसके बाद समझिएगा हमारा क्या होगा, भू तार यानी 8 SWG का तार लगाएंगे हम। भू तार अर्थिंग जो तार होगी सबसे ऊपर वाला अर्थिंग जो तार थी वो देखिए उसके बीच की दूरी तो 300 मीटर होगी ना, 300 मीटर और प्लस 2% झोल आएगा, जो 2% झोल आएगा उसको ले लेंगे। तो उसको लेकर के कुल देखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 306 मीटर। भाई यही सब बातें आएगी हमारी सेम बातें। इसको अर्थिंग वायर जो होगी 30 रुपये के हिसाब से मान लिए तो इतना रुपया हो गया। अब 4 रुपया 5 रुपया जो भी मानना है मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद जो आई क्लैंप था अर्थिंग के लिए वो कितना था 7 पोल थे, 7 पोल पर लगा था, इसलिए 15 रुपये के हिसाब से इसको निकाल लिए। भाई 5 mm जो एल्युमिनियम बंधक वायर लगाएंगे यहाँ पर 5 mm क्या होगा यहाँ पर एल्युमिनियम बंधक वायर। जो साइकिल इंसुलेटर होगा ये समझिएगा यहाँ पर
ये डी क्लैंप लग गया, ये पोल में बंध गया और यहाँ पर इस इंसुलेटर लगा है। तो हम जो तार ये लाएंगे तार को, मतलब ये तार हमारी जा रही है तो इसी पर छोड़ देंगे तो वो गिर न जाएगा, नीचे न आ जाएगा, ये नीचे ना आ जाएगा। तो नीचे न आने के लिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको हमको इसी साइकिल इंसुलेटर में बांधना पड़ेगा। तो ये हम जो बांधेंगे तो 5 mm, कितना mm, 5 mm एल्युमिनियम कंडक्टर से इसको हम बांधेंगे, ठीक ना। एक एल्युमिनियम मतलब एक साइकिल इंसुलेटर को बांधने के लिए हम औसतन हम क्या करते हैं, 2.5 मीटर तार लेते हैं। कितना मीटर तार लेते हैं, 2.5 मीटर तार लेते हैं। तो अब बताइएगा, अब 300 मीटर की सॉरी कितना हमारे थे इसमें 35 थे हमारे, तो 35 दूना के 70, 35 दूना के 70, तो 2 मीटर के हिसाब से भी देखा जाए तो 70 मीटर हो गए, ठीक ना। 35 हमारे साइकिल इंसुलेटर थे ना, 35 थे कि नहीं थे, तो 35 थे तो उसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो 35 दूना 70 मीटर हो गया। औसतन 2.5 मीटर लेते हैं या तो 2 मीटर के हिसाब से हम निकाल कर रख लिए हैं यहाँ पर, तो 70 मीटर ये हो गया, 70 मीटर यहाँ पर हो गया। और उसी पर रक्षण जो हमारा है 5 गुणे कितना 5 गुणे 12 का, तो 5 गुणे 12 का हमारा यह है जो इस प्रकार से लगा था रक्षण वाला, ठीक है ना, ये जो लगा था। तो इसको 5 गुणे 12 मतलब ये हमारा 5 और गुणे ये और ये मिला करके 12, ठीक ना। तो ये 5 गुणे 12 का जो हमारा जो लूप रिंग था, ठीक ना, तो वो हमारा कितना लगेगा कुल मिलाकर देखिए, मतलब कुछ दूरी पर लगाते हैं तो इसमें 300 मीटर दूरी में हम लोग मान लिए कि 60 मीटर लगेगा। ये 2.5 मीटर एक बार लगाएंगे तो 2.5 मीटर लगेगा, एक बार लगाएंगे तो कितना लगेगा, 2.5 मीटर लगेगा। तो 2.5 मीटर के हिसाब से हम लोग मान करके चल दिए इसको भी। तो हम लोग कितना निकाले, हम लोग जितना जगह लगाना है उस हिसाब से आप ये 60 भी हो सकता है, हाँ 50 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए क्या है, अर्थिंग कर रहे नहीं, भूसंपर्कन सेट। तो भूसंपर्कन 3 जगह हम क्या करें, 3 जगह भूसंपर्कन किए थे हम लोग। तो यहाँ पर भूसंपर्कन जो सेट आता है वो 3 रुपये मतलब 3 जगह करेंगे और एक सेट में 1200 रुपये खर्चा होगा, ये मान के चलते हैं हम लोग। 1200, 1300, 1500 आप जो मानना है मान सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन मिनिमम मत मानिएगा, मैक्सिमम जो मान सकते हैं मानिए। तो ये 1200 रुपये के हिसाब से मान लिए, तो भैया 3 के गुणा करेंगे तो 12 36, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं टेक वायर, जो इसमें क्या है, भूसंपर्कन हो गया, टेक तार सेट हो गया। तो टेक तार सेट जो होगा, जो प्रथम पोल का जो टेक लगाएंगे और अंतिम पोल का जो टेक लगाएंगे उसके लिए है यह, ठीक है ना। तो उसके लिए कितना लगाएंगे, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो 4 हुआ ना यहाँ पर, तो 4 हो गया। और 600 रुपये के हिसाब से मान लिए, मतलब एक सेट का, तो कुल कितना हो गया, 2400 रुपया। और फिर क्या है, स्प्लिट पृथक कारक। तो स्प्लिट पृथक कारक कहाँ लगेगा, जो ये हमारा जो लूप रिंग लग रहा था ना, लूप रिंग ये यहाँ पर, ये स्प्लिट पृथक कारक में, इसी को कहते हैं स्प्लिट, या इसको क्या रील इंसुलेटर कहता है या स्प्लिट इंसुलेटर कहते हैं, ठीक ना। ये है हमारा, इसी को कह रहे हैं, मतलब रील इंसुलेटर को ही कह रहे हैं स्प्लिट पृथक कारक। तो कितना लगेगा, तो हम क्या कर दिए हैं 12, 6 जगह लगाएंगे, 2 एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे 2, तो 6 जगह लगाएंगे। पूरी लाइन में कितने जगह लगा देंगे, 6 जगह लगा देंगे, क्योंकि हर स्पान में एक जगह लगाना है, हर एक स्पान में एक जगह, 50 मीटर में एक बार लगाना है, ठीक ना। फिर 50 मीटर में एक बार, तो 6 जगह लगाना है। तो 6 दूना के 12, 6 दूना के 12, तो कितना हो गया पूरा, हाँ, तो 20 रुपये के हिसाब से कितना हो गया, 240 रुपया। यही बात यहाँ पर कही गई है। फिर क्या है, बारबेड तार, जो पोल होगा, पोल पर 3.5 मीटर ऊपर क्या करेंगे, पोल की एक ऐसे रिंग बना देंगे और यहाँ पर लिखेंगे डेंजर बोर्ड लगा देंगे, जिससे कि कोई पोल पर चढ़े न, लिख देंगे खतरा, ठीक ना। तो यहाँ पर इसी को कहते हैं बारबेड वायर। तो यहाँ पर बारबेड वायर भी यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, जो कटीला वाला तार होता है उसी को कहते हैं बारबेड वायर। तो बारबेड वायर जो होता है 35 मीटर लगेगा, ठीक ना। एक पोल देखिए 7 पोल है, तो एक पोल पर कितना होगा 5 मीटर, तो 7 पोल पर कितना हो गया, 7 5 के 35 मीटर, एक पोल पर 5 मीटर, तो 7 पोल पर कितना हो गया 35 मीटर। तो इस हिसाब से 1.5 मीटर के हिसाब से 52 हो गया, 1.5 मीटर के हिसाब से कितना हो गया, 52 हो गया। ये बातें समझ आई आप लोग को। और इसके बाद गली प्रकाश व्यवस्था हमारा रहेगा।
तो कितना होगा यहाँ पर 7 जगह ना, तो यानी बल्ब जो होगा हमारा 7 जगह, ठीक ना। तो उसमें जो सेट लगेंगे पूरे कितना लगेंगे, मतलब 7 सेट लगेंगे, 7 पोल है तो 7 सेट, 3500 मतलब क्या सॉरी हो गया 350 रुपये के हिसाब से, एक सेट का 350 रुपये आ रहा है, तो टोटल पैसा इतना हो गया। खतरा प्लेट जो होता है, जो क्लैंप होता है यानी डेंजर बोर्ड जो होता है, उसके लिए 7 पोल है तो 7 जगह लगाएंगे, 30 रुपये के हिसाब से इतना हो गया। खंभों की कंक्रीटिंग करेंगे भैया, तो उसके लिए 2 या 7 तक करेंगे हम लोग, तो 60 रुपये के हिसाब से 120 रुपया हो गया। फिर नट बोल्ट वाशर लेंगे और सीमेंट 1 संबंधे 4 संबंधे 8 के अनुपात में हम लोग ले लेंगे, तो हमारा कितना होगा 300 घन मीटर के हिसाब से 200 रुपया का पर पोल, तो हमारा कुल हो जाएगा 600 रुपया, ठीक है। और टोटल जोड़ देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे, ये चीज़ें, ठीक है, ये हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो सामग्री के जो मूल्य होगा ये टोटल इतना आ गया, इस पे श्रम मूल्य लगाएंगे 10%, तो ये इतना हो गया। आकस्मिक व्यय लगाएंगे 5%, तो ये इतना हो जाएगा, निकालने का आता है आप लोग को, ठीक है ना, हम मानते हैं। तो निरीक्षण व्यय जो हो गया 10% निकालेंगे, तो ये इतना हो गया। टोटल हम जोड़ देंगे तो हमारा टोटल मूल्य इतना हो जाएगा। तो टोटल लागत आपको समझ आ गया होगा कि इतना खर्चा यानी 51,000 हमारा हो गया 51,779, सॉरी 69 है, कितना है 69, तो 51,769 हाँ 0.65 रुपया हमारा इतना खर्चा आएगा आपके घर तक पहुंचाने के लिए लाइन, ठीक है। तो ये था आपका ये सिरोपरी लाइन का आगणन, ठीक है। हम ये पूरी चीज़ें एक ही वीडियो में आप लोग को दे दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। यदि आपको बीच में से यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उस चीज़ को आपको समझाने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो अगले वीडियो से आने से पहले आप लोग उम्मीद करते हैं कि कमेंट करके आप बता देंगे हमको, कि जिससे मैं अगले वीडियो में आपके क्वेश्चनों का उत्तर दे दूँ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। यदि आप वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं आप लोग, ठीक है। थैंक यू।